बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। बच्चों, एक बहुत ही अहम टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जिसमें जॉल्स लॉ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉल्स लॉ है क्या। ठीक है, हम उसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर जितनी हीट जनरेट होती है, किस वजह से हीट जनरेट होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, उस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरने या चार्जेस के फ्लो होने की वजह से, इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। अब ये कितनी हीट जनरेट होगी? वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ दो चीज़ों के प्रोडक्ट। कौन से चीज़ें? एक तो स्क्वायर ऑफ द करंट आई, रेजिस्टेंस आर, और तीसरी चीज़ टाइम टी। इसी को अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम उसके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक्स बातें समझ लेते हैं, फिर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ, जो हमने फार्मूला भी देखा है, उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। बच्चों, जॉल्स लॉ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या रिलेशन है? एक्चुअली जॉल्स लॉ ही ये बताता है कि कितनी एनर्जी जो है वो कोई डिवाइस यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, या फिर उसमें से करंट के पास होने से या उसमें से करंट के कंज्यूम होने से वो कितनी एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द टरबाइन रन्स जनरेटर। एक टरबाइन है, वो जनरेटर को क्या करेगी? चलाएगी। ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या पैदा होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन वाटर फॉल्स ऑन इट फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, अब होता क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पानी लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ आता है तो टरबाइन को चलाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली व्हेन चार्जेस मूव फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल यही होता है जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से चार्जेस जब फ्लो होंगे लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, तो हमें करंट मिलेगा। ठीक है, हमें करंट जो है, जो हम लेते हैं, एक्चुअली चार्जेस हाई से लो की तरफ आ रहे होते हैं, तभी मिलता है। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। दस प्रोसेस ड्यूरिंग विच चार्जेस कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बिकम अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है कि जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब चार्जेस हाई से लो की तरफ आते रहते हैं, तब तक हमें जो है वो एनर्जी करंट की सूरत में मिलती रहती है। ओके, अभी हम इसको ना फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। कंसिडर 2 पॉइंट विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स। 2 पॉइंट्स हैं, A और B हम कह सकते हैं उनको, उनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है V। कुछ वोल्ट से हो सकते हैं, 10, 20, 100, 1000, जो भी। इफ़ वन कोलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन दीज पॉइंट। अब हम कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स में, पॉइंट A से B की तरफ 1 कोलम चार्ज गया है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द चार्ज वुड बी V जॉल्स। ठीक है, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो V जॉल, जितने वोल्ट है उतने ही जॉल के इक्वल होगा। 1 कोलम चार्ज जाए अगर, ठीक है, तो हमें 1 वोल्ट एक जॉल मिलता है ना करंट, और अगर 1 वोल्ट हमें वर्क मिलता है ना, और अगर डिफरेंट वोल्टेज होंगे, हमने ये पढ़ा था 1 जॉल में कि अगर 1 वोल्ट हो और 1 कोलम जाए तो 1 जॉल मिलेगा, और अगर 9 वोल्ट हो और 1 कोलम जाए तो 9 वोल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर V वोल्ट हो तो V जॉल मिलेगा। हैंस व्हेन Q कोलम ऑफ चार्ज फ्लोज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, देन वी विल गेट QV जॉल्स ऑफ एनर्जी। हाँ, अब अगर हमने चार्जेस जो है वो Q कह दिया है, पहले तो हम 1 जॉल की बात कर रहे थे और 1 कोलम चार्ज की बात कर रहे थे, अब हम 1 कोलम चार्ज से ज़्यादा चार्ज की बात करते हैं, हम कहते हैं Q चार्ज है, कोई भी अमाउंट हो सकती है, तो जो हमें वर्क मिलेगा वो QV के इक्वल होगा। इफ़ वी रिप्रेजेंट दिस एनर्जी बाय V, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज वुड बी QV जॉल्स। अब हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी हमें मिलनी है जॉल्स में, इनको हम W से शो करते हैं, वर्क से, क्योंकि ये एनर्जी हमें वर्क प्रोवाइड करती है ना, चाहे हम मोटर के ज़रिए ले रहे हों या किसी और भी डिवाइस के ज़रिए।
तो अब हम इसको लिखेंगे W इज़ इक्वल टू क्यू वी। ये एक किस्म का हमारा उस वर्क का फार्मूला बन गया है जो हम Q चार्जेस से ले रहे हैं जब वो चार्जेस V पोटेंशियल पर हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर V वोल्ट पर Q चार्जेस को रखा जाए तो वो W वर्क हमें देंगे। नाउ करंट व्हेन चार्जेस फ्लो इन टाइम t इज़ डिफाइंड एज। अच्छा, अब Q चार्जेस अगर t टाइम में जाते हैं तो करंट को क्या हम कैसे डिफाइन करें? ये बनेगा ना I इज़ इक्वल टू क्यू और टी, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू आई टी। ऐसे है ना बच्चों, एक्चुअली T और I आपसे मल्टीप्लाई हो गया तो Q मिल गया। अब होगा क्या, फर्दर एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज इन t सेकेंड्स। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पर Q लिखा हुआ था, अगर हम ये रिलेशन याद रखते हैं तो ये देखें यहाँ पर क्या है, Q किसकी इक्वल है आई टी, और फिर यहाँ पर V और Q मौजूद हैं। लेकिन अगर हम Q की जगह पर आई टी रख दें तो V आई टी बन जाएगा। अब ये वर्क का फार्मूला कब है? जब हमारे पास वोल्टेज है, करंट है और टाइम है। ठीक है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल्स में यही फार्मूलाज डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए अभी अगर किसी सिचुएशन में हमें वोल्टेज दे दिया है, करंट दे दिया और टाइम दे दिया और हमें कहा है वर्क बताएं, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, नई सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें हमें इनमें से कोई एक चीज़ ना हो बल्कि हमारे पास कोई और फैक्टर मौजूद हो, जैसा कि रेजिस्टेंस हो सकती है या कुछ भी और। तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड अदर फॉर्म्स इन द सर्किट। अब ये जो W है ये हमारे पास लाइट की सूरत में आ सकता है, साउंड की सूरत में, और मैकेनिकल मोशन की सूरत में, हीट की सूरत में। ये तो डिफरेंट डिवाइसेस पर डिपेंड करता है ना कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट करके देते हैं। अच्छा, अब ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास बच्चों V किसकी इक्वल होता है, IR के मुताबिक। ठीक है, ये रिलेशन के मुताबिक। तो अगर इस V की जगह पर अगर हम IR लिख दें तो क्या ख्याल है, ये I स्क्वायर RT नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, V इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। फिर भी अभी एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पर I स्क्वायर है ना, I किसकी इक्वल होता है, V ओवर R। अगर I स्क्वायर है तो V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर भी होगा। ऐसे है, ऊपर वाले R के साथ एक R नीचे से कट जाएगा और V स्क्वायर और R ओवर T। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स तब आते हैं जब हमें डिफरेंट तरीके से फार्मूला अप्लाई करना पड़े। लेट अस सपोज हमें उन्होंने वोल्टेज, टाइम और करंट, रेजिस्टेंस दिया तो हम ये अप्लाई करेंगे। करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया तो ये अप्लाई करेंगे। वोल्टेज, करंट और टाइम दिया तो ये अप्लाई करेंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जाउस लॉ। बच्चों, अब हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने उसको मैथमेटिकली देख लिया और हमने उसको एक किस्म का प्रूव कर लिया। ये अभी तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, बल्ब कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट। बल्ब थोड़ा सा हीट भी होता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। हीटर एंड आयरन, वो किस में बदलता है, इनटू हीट। फैंस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यूजुअली अगर स्पीकर्स हैं या फ़र्ज़ करें तो वो किस में बदलेंगे, वो साउंड में। यूजुअली दिस एनर्जी अपीयर्स एज हीट इन द रेजिस्टेंस। दिस इज़ द रीज़न दैट वी गेट हीट व्हेन करंट पासेस थ्रू अ हीटर। एक्चुअली जब हीटर में से करंट पास होता है तो हमें ये वाली एनर्जी जो है वो हीट के तौर पर मिल जाता है। आपको पता है ना कि हीट भी बच्चों एनर्जी ही होती है। ठीक है। अच्छा, अभी हम दोबारा से इस लेक्चर का ओवरव्यू करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है इसमें। जाउस लॉ की स्टेटमेंट अब आपके जहन में आनी चाहिए कि जो हमने मैथमेटिकली देखा है I स्क्वायर RT वाला, वो बिल्कुल वही है कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I स्क्वायर, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। जो हमने रिलेशन पढ़ा I स्क्वायर RT, ये बिल्कुल वही है। ठीक है, फिर हमने इसकी थोड़ी सी जो है एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश की कि अगर पानी हाई से लो की तरफ आता है तो एनर्जी देता है, इसी तरह चार्ज अगर हाई से लो की तरफ आएगा तो वो भी हमें एनर्जी देगा। ठीक है, और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए जाउस लॉ की, जिसमें हमने करंट, टाइम और चार्जेस को आपस में रिलेट किया और जाउस ऑफ एनर्जी के लिए हमने एक छोटा सा रिलेशन बनाया। उसके बाद हम इसको फर्दर चेंज करते गए और हम इसको लेके आए W इज़ इक्वल टू VIT, W इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T ओवर R इज़ इक्वल टू W। ये भी हमारा जाउस लॉ की जो है वो फाइनल रिलेशन था। फिर हमने इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के ज़रिए समझा कि हमें कौन सी फॉर्म में एनर्जी मिलती है डिफरेंट डिवाइसेस में। ठीक है, तो बच्चों ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इसको
आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख भी लेना है ताकि ये बिल्कुल ऐसे ही आपके पास लिखा हुआ मौजूद हो और जब आपने रिवाइज़ करना हो तो वहीं से रिवाइज़ कर सकें। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।